वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित SPSR। और आज हम लोग 9th क्लास का एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो 9th के बच्चे काफी खुश होंगे। आज हमारा पहला वीडियो है चैप्टर 6 यानी कि लाइंस एंड एंगल्स, जो हाफ ईयरली तक का तुम्हारा मेन चैप्टर है। और इस चैप्टर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तुम देख रहे होगे, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में फिर इसकी कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, उसके बाद फिर इस चैप्टर का कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन। तो जैसे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मतलब है कि व्हाट इज लाइन। तो तुमने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि यूक्लिड्स का एक पोस्टुलेट था कि 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन, यानी हमें किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, यानी 2 पॉइंट्स से हम एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम उस इंट्रोडक्शन से हटके आते हैं फिर कुछ और चीजों पे जिनमें हमारी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइन की, तो लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करती है जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, यानी बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो एक लाइन फॉर्म होती है। एंड इट हैज नो एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दिस इज लाइन। और जो बनेगी कोलिनियर पॉइंट से। कोलिनियर पॉइंट से मतलब पता चलता है कि ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे लाइज करते हैं, क्योंकि प्लेन इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करता है, तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से जो पॉइंट इस लाइन पे लाइज करेंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, और इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अब इस लाइन का अगर हम एक पार्ट लेते हैं, क्योंकि इस लाइन का तो कोई एंड पॉइंट होता नहीं, ये बोथ साइड इनफाइनाइट होती है। अब अगर हम इस लाइन का एक पार्ट लें जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ से ये इनफाइनाइट जा रही है, तो हम इसको नाम देते हैं रे। लाइन का अगर मैं ये पॉइंट x लूं और ये पॉइंट y लूं और या मैं इसको L से इंडिकेट करूं, तो लाइन को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास सिंबल होता है x y। ऊपर हम ये एरो बना के लाइन दिखा देते हैं, तो ये सिंबल डिनोट करेगा एक लाइन के लिए। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं लाइन XY, तुम केवल XY लिख के ऊपर ये सिंबल बना दोगे तो इसका मतलब लाइन XY। रे, रे मान लो ये एंड पॉइंट है O और इधर ये इनफाइनाइट जा रही है A पॉइंट की तरफ। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से, या तो रे OA लिखेंगे, और या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको OA लिख के रे बना देंगे ऊपर, तो इंडिकेट करेगी रे। अब अगर इस लाइन का हम एक डेफिनेट लेंथ का पोर्शन निकाल लेते हैं तो वो बन जाती है लाइन सेगमेंट विच हैज 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 पॉइंट फिक्स होते हैं और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब इसको मैं लाइन सेगमेंट AB भी बोल सकता हूं, या फिर इसका इंडिकेशन होगा हम इसको AB के ऊपर लाइन सेगमेंट बना के दिखा देंगे। तो ये सिंबल्स हमारे पास है जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो बजाय हम ये लाइन सेगमेंट लिखने के लिए AB लिख के ऊपर एक ऐसे लाइन बना। वैसे रफ वे में अब हम जब पढ़ते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली हम ये सब चीजें यूज करते हैं, तो कई बार हम नहीं बनाते हैं। तो वैसे जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है वहां तो हमें बनाने चाहिए, बट हम बनाते नहीं है। अब क्योंकि मैंने तुम्हें OA लिख दिया या AB लिख दिया, तो अब तुम्हें क्या पता कि ये रे है या लाइन सेगमेंट है। तो या तो इसके आगे मैं लिखूंगी रे OA और इसके आगे लिखूं लाइन सेगमेंट AB, या फिर मैं ये सिंबल बना दूं। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है या फिर रे है। तो अब तुम समझ गए हो कि लाइन सेगमेंट है और ये रे है। तो फाइनली सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर में लाइंस। तो लाइंस के 3 ऑप्शन बनते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। इसके बाद एंगल। तो व्हाट इज एंगल? तो जब दो डिफरेंट रे सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, एक ही एंड पॉइंट होता है दोनों का, तो एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे एक O पॉइंट है और इससे एक रे जा रही है OA और इसी से एक रे जा रही है OB, तो ये एक एंगल बन जाएगा। और इसके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है, ये इसका मेजरमेंट होता है एंगल का,
यानी एंगल का मेजरमेंट हम दोनों रे के बीच का डिस्टेंस नापते हैं। अब इसके लिए फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, ये जो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक तो वर्टेक्स होता है और एक ये आर्म्स होती है, आर्म 1 आर्म 2। एक आर्म इसमें अक्सर हम फिक्स रखते हैं, उसे जो स्टार्ट करते हैं हम जब एंगल बनाना, तो सबसे पहले तो हम एक ही रे लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी रे को मूव कराते हैं। जो मूव करती है वो टर्मिनल रे होती है, और जो हम जहां से एंगल स्टार्ट करते हैं जिस रे से, वो इनिशियल रे होती है। तो इनिशियल रे, और अगर इसको हम मूव करते हैं तो टर्मिनल रे। और इसका एक डायरेक्शन भी होता है, तो हमें डायरेक्शन भी शो करना चाहिए हमेशा एंगल का, कि ये इनिशियल रे थी और ये टर्मिनल रे थी, तो हम इनिशियल से टर्मिनल को मूव कराएंगे। यानी कि इस तरीके से अगर ये हमारी रे है, तो ये मेरी इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, तो ये मूव करेगी इस तरीके से, तो ये एंगल फॉर्म होता चला जाएगा। अगर ये दोनों रे एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, सपोज करो इस तरह से होती हैं कि OA और OB, ये दोनों रे एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं, तो समझ जाओ ये 0 एंगल है। यानी कि जब इनिशियल और टर्मिनल रे एक दूसरे पे कोइंसाइड करती हैं तो 0 डिग्री का एंगल होता है। और जब ये टर्मिनल रे मूव करना स्टार्ट करेगी इससे, तो ये फिर डिफरेंट मेजरमेंट के एंगल फॉर्म्ड होने लगेंगे। और इनके बारे में तुम्हें पता होगा कि जब ये मूव करती है, तो मान लो ये इनिशियल रे है, पहले वाली इनिशियल रे है जिसमें ये मैं लेके चल रहा हूं, जिसका ये हैंडल है, ये इनिशियल रे है, और ये बिना हैंडल वाली टर्मिनल रे। तो ये अब तो 0 डिग्री का एंगल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। और जब ये मूव करेगी धीरे 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 धीरे, तो यहां से सीधी बिल्कुल जब होगी परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल होगा। बट इससे पहले पहले जितना भी यहां से यहां तक का एंगल बनेगा वो लेस देन 90, और 0 से बड़ा वो एक्यूट एंगल होता है। अब ये राइट एंगल हो गया। इसके बाद फिर ये आगे मूव करेगी, और जब तक ये अपोजिट रे बनेगी, तो अपोजिट रे तो स्ट्रेट एंगल होता है, यानी 180 डिग्री का। जब दो अपोजिट रे एक दूसरे को एक ही एंड पॉइंट से मिलती हैं, डायरेक्शन उनके अपोजिट होते हैं, तो वो स्ट्रेट एंगल बनाती हैं, और वो 180 डिग्री का होता है। लेकिन उससे पहले 90 और 180 के बीच में ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और जब ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का, इसके बाद भी अगर ये मूव करती है फर्दर आगे, तो अब ये 180 से ग्रेटर एंगल जितना भी बनता है वो सब रिफ्लेक्स में आ जाता है, यानी 180 से बड़ा और 360 से छोटा, क्योंकि अब ये वापस जब घूम के यहां आएगी, ये एक पूरा राउंड लेके वापस अब फिर से कोइंसाइड करेगी इसके ऊपर, तो अब ये 0 नहीं है, अब ये 360 है। और इसके लिए इस 0 डिग्री में तो हम ऐसे दिखाते हैं, और अगर इसी एंगल को हमें 360 में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसको फिर इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से ये मूव करा के दिखाएंगे पूरा। तो अब ये इंडिकेट करेगा 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल, और ये 0 डिग्री। तो फाइनली ये सब बच्चों वाली चीजें जो तुमने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। अब हम थोड़ी बड़ी चीज पे आते हैं। तो थोड़ी बड़ी चीज है हमारे पास, लेकिन उस थोड़ी बड़ी चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक तुम्हें थोड़ी सी बेसिक चीज बता दूं, जो है तो बच्चों वाली, लेकिन ये बच्चों वाली चीज आनी जरूरी है, क्योंकि इस बच्चा चीज से ही हम आगे का सारा गेम खेलेंगे। तो इस बच्चा चीज में जो है वो है कि एंगल का जो नाम हमें लिखना है वो बड़े ध्यान से लिखना होता है। एंगल के लिए हम नाम इसका किस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तो इस एंगल को हम बोल सकते हैं AOB, एंगल AOB। एक हम इसको बोल सकते हैं एंगल BOA। एक ही बात है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल BOA। अभी एक तरीका और है हमारे पास, हम खाली वर्टेक्स से एंगल OB बोल सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है। और लिमिटेशन क्या होती है कि वर्टेक्स को हम केवल तब यूज कर सकते हैं एंगल इंडिकेट करने में, जब एक वर्टेक्स से एक ही एंगल बनेगा। अगर सपोज करो एक वर्टेक्स से एक से ज्यादा एंगल्स बनते हैं, जैसे अब यहां पे मैंने जो एंड पॉइंट लिया है O, इससे एक रे जा रही है OA, एक जा रही है OB, एक जा रही है OC। तो अब इसमें 3 एंगल बनना है। एक तो ये बनना है AOB, और एक बनना है AOC, और एक बनना है BOC। 3 एंगल बनना है। अब अगर तुम खाली O बोल दोगे, वर्टेक्स तो तीनों एंगल का सेम है, ये जो बीच वाला होता है ये वर्टेक्स होता है, और ये आर्म्स होती हैं, ये आर्म 1 होती है और ये आर्म 2 होती है। 2 आर्म होती है, आर्म 1 आर्म 2, तो मिला के बोलते हैं आर्म्स। तो
एंगल में दो ही कहानी होती है, वर्टेक्स और आर्म्स। जब भी हम एंगल को लिखते हैं तो हमेशा वर्टेक्स को बीच में ही लेते हैं, यानी कि जब हम वर्टेक्स ओ बोलेंगे तो चाहे हम यहां से स्टार्ट करके एओबी बोलेंगे या बीओए बोलेंगे, वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा। और हमेशा एंगल में दो आर्म होंगी, एक वर्टेक्स होगा। अब खाली वर्टेक्स से अगर एंगल को इंडिकेट करना है तो वो केवल इस कंडीशन पे करना है, इसमें नहीं करना है। यानी इसमें अगर तुम ए ओ बी बोल रहे हो और उसको खाली एंगल ओ बोल दोगे तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम इस वाले एंगल की बात कर रहे हो, इस वाले की कर रहे हो या इसकी कर रहे हो, क्योंकि तीनों का वर्टेक्स ओ है। तो इसलिए इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि केवल वर्टेक्स का यूज इमरजेंसी केस में करेंगे। हाँ, एक तरीका हमारे पास और होता है, नंबरिंग से भी करते हैं हम। यानी हम इसको मार्क कर देते हैं एंगल 1, इसको मार्क करते हैं एंगल 2 और पूरे को कर देते हैं 3। या जैसे यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं एंगल 1, तो हम इसको एंगल 1 भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको एक बार तुम चाहो तो लिख के दिखा देना कि एंगल 1 जिसको तुम बोल रहे हो उसका मतलब है AOB, तो टीचर को कोई बुरा नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ पे अब वैसे पता नहीं चल रहा कि 3 इसका है, वैसे तो मैंने सेपरेट लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक बार सिंपल लिख के दिखा देना कि एंगल 3 इज इक्वल टू AOC। AOC को मैं 3 बोल रहा था। अब आगे पूरे क्वेश्चन में तो एंगल 3 यूज करना, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फाइनली हमारे पास एंगल को रिप्रेजेंट करने के कई मेथड्स हैं। अब इसके बाद में हमारे पास आती है बात, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट के एंगल्स हैं तुम्हारे पास, और वो डिफरेंट मेजरमेंट्स के जो एंगल है उनमें से कुछ एंगलों की आपस में कुछ कॉम्बिनेशन बन जाती है। जैसे मैं एक एंगल की बात करूं AOB, और सपोज करो कि मैं इसका मेजरमेंट दे लूं 60 डिग्री, और मैं एक दूसरा एंगल भी ले लेता हूं और इसका नाम डाल देता हूं POQ, और इस एंगल का मेजरमेंट में 30 डिग्री ले लेता हूं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों एंगल्स का जो सम आता है AOB और POQ का, वो 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री आता है। तो जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री आता है तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, अब भले से वो किसी भी पोजीशन पे हो। उसके बाद आते हैं फिर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री के साथ इनके एक छोटे और ऑप्शन है, वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी अगर मैं अभी एक एंगल और बना लूं, इस तरीके से एक एंगल और बना देता हूं मैं, यहां डाल देता हूं मैं कुछ नया नाम ले लेता हूं, OBC ले लेता हूं। ये मैंने एक एंगल बना दिया, इसका मेजरमेंट 120 डिग्री, यानी एक ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया। तो हम देखते हैं कि इसके साथ अगर हम इसको ऐड करके देखते हैं AOB के साथ BOC को, तो हम देखते हैं इनका सम जो आता है 60 प्लस 120 यानी कि 180 डिग्री। तो ये एक और वैरायटी हमारे पास एंगल्स की बन गई। तो इस केस में पेयर ऑफ एंगल्स का हम नाम देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होंगे जिनका सम 180 डिग्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास एक पेयर्स की वैरायटी हो गई। उस वैरायटी को भी हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसको यूज करने से पहले अब हम आएंगे एक नई चीज पे, वो है एडजेसेंट एंगल। वैसे मैं जो तुम्हें सब बता रहा हूँ ये छोटी क्लास में है, 4th 5th 6th में, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो तुम लोगों ने बचपन में पढ़े हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे हमारे पास बहुत सारे जो एंगल्स हैं वो एक ही वर्टेक्स पे बन सकते हैं। तो अगर हम एक ही वर्टेक्स लेंगे और उस वर्टेक्स पे डिफरेंट रे अगर हम निकाल दें, तो एक मैंने O वर्टेक्स लिया, इस पे एक रे डाल दी OA, एक रे डाल दी ये OB, एक रे डाल दी मैंने ये OC, और एक रे डाल दी मैंने OD। ये डिफरेंट रे चली गई। तो अब तुम देखो बहुत सारे एंगल फॉर्म हो गए। तो फाइनली जैसे ये एंगल फॉर्म हो गया AOB, ये एंगल फॉर्म हो गया BOC, ये एंगल फॉर्म हो गया AOC, यहां से लेके यहां तक का एंगल AOC, और एक एंगल ये भी बन रहा है COD, एंड सो ऑन। बहुत सारे एंगल्स अभी बन जाएंगे और इसमें
फिलहाल हम इसी से अपना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब हर एंगल का एक वर्टेक्स होता है, तो जो वर्टेक्स है वो तुम्हें दिख रहा होगा, वर्टेक्स इन सारे एंगल्स में ओ है, सारे एंगल्स ओ वर्टेक्स में बने हैं और हर एंगल में दो आर्म होती है। तो इसकी जो आर्म्स है दोनों, जैसे एओबी की जो आर्म है, तो एक तो एओबी एंगल की आर्म है ओए और एक है ओबी, दो आर्म है ओए और ओबी। ऐसे इसमें देखो तो बीओसी में एक आर्म है ओबी और एक आर्म है ओसी, ओसी और ओबी, इन दोनों से ये एंगल बीओसी बन गया, ओबी एंड ओसी। और एओसी एंगल में दो आर्म है, एक तो ओए और एक ओसी, ओए ओसी। और सीओडी एंगल में भी दो आर्म है, एक तो ओसी और एक ओडी, ओसी और ओडी। तो ये हमारी मेन कॉन्सेप्ट है कि एंगल्स की हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें एडजेसेंट एंगल समझ में आएगा। तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, ऐसे एंगल जिनका वर्टेक्स सेम हो, तो वो तो तुम देख लो सबका वर्टेक्स सेम है, तो क्या सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो देखते हैं हम सारे एडजेसेंट एंगल हैं। एक कंडीशन और होती है, नंबर एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, नंबर दो एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। तो आर्म कॉमन के हमारे पास कई केस है, देखो जैसे इस एंगल की और इस एंगल की ओए आर्म कॉमन है। अब जैसे इस एंगल की और इस एंगल की ओबी आर्म कॉमन है, एंड सो ऑन, बहुत सारी कहानी चलेंगी इसमें। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं हमारे पास जिसमें एक आर्म कॉमन है, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल है? अब जैसे हम इन दोनों एंगल्स की अगर बात करें एओबी और एओसी की, तो इनका वर्टेक्स भी सेम है ओ, और इनकी ये ओए आर्म भी कॉमन है, पर क्या ये एडजेसेंट एंगल है? नहीं। अभी एक चीज और है, वो चीज है कि जो कॉमन आर्म है, अब जो इसकी कॉमन आर्म है, सपोज करो ये आर्म मैं कॉमन ले रहा हूं, ये जो मेरी उंगली है ये कॉमन है, तो कॉमन आर्म जो ये नॉन कॉमन आर्म होंगी बाकी की, उनके बिटवीन लाइज करनी चाहिए। यानी जब एक नॉन कॉमन आर्म को दूसरे की तरफ लाओगे तो बीच में ये आनी चाहिए कॉमन आर्म। तो जब तुम इसकी बात करते हो, तो अगर इन दोनों एंगल्स को तुम फोकस करो, एओबी और बीओसी को, इन दोनों एंगल्स को, तो इनकी कॉमन आर्म है ओबी, ये तो कॉमन आर्म होगा, तो नॉन कॉमन हुई ओए और ओसी। अब अगर तुम ओए से ओसी की तरफ चलोगे तो ओबी रास्ते में आएगी, आ गई ना। अब ओए से ओसी की तरफ मूव करोगे तो देखो ओबी आ गई बीच में कॉमन आर्म। ऐसी अगर ओसी से ओए की तरफ चलोगे तो भी देखो ओबी आ रही है, तो इन दोनों के बिटवीन लाइज कर रही है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, यानी एओबी और बीओसी आर एडजेसेंट एंगल्स। अब आते हैं मान लो इस दोनों एंगल पे, बीओसी और एओसी पे। तो अब हम देखते हैं कि कॉमन आर्म तो दोनों की ओसी है, ठीक है, बीओसी और एओसी, ओसी कॉमन है। अब ओबी और ओए नॉन कॉमन है, तो अगर हम ओए से ओबी की तरफ चले तो क्या ओसी आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि ओए और ओबी के बीच में जो नॉन कॉमन आर्म है वो हमारी कॉमन आर्म नहीं आ रही, वो तो अलग पड़ी हुई है, इस एंगल के इन दोनों आर्म के बीच में नहीं है, इनसे बाहर है। तो इसका मतलब अगर हम एक नॉन कॉमन से दूसरे एंगल की नॉन कॉमन की तरफ मूव करेंगे तो ओसी उसमें लाइज नहीं करेगी बिटवीन में, इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो कुल मिला के हमें एडजेसेंट एंगल्स पता होने चाहिए, पहचान होनी चाहिए, और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं वो मैंने तुम्हें तरीका बताया। एक बार मैं उसको फिर से रिकॉल कर देता हूं, एक अच्छी फिगर बना के साफ सुथरी। तो इसकी जो स्टैंडर्ड साफ सुथरी फिगर होती है वो इस टाइप की होती है एडजेसेंट एंगल्स की, कि एक कॉमन वर्टेक्स होता है और वो कुछ कुछ इस तरीके से शो करते हैं उसको, ऐसे करके, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। तो अब वो सीधा सीधा हिसाब लेते हैं, बड़ा सिंपल सा पेयर होता है, एंगल AOB और एंगल BOC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स के एग्जांपल है, क्योंकि इनके वर्टेक्स सेम है, दोनों का वर्टेक्स O, आर्म्स दो तरीके की होती है, कॉमन आर्म्स और नॉन कॉमन आर्म्स।
तो कॉमन आर्म्स तो इनकी दोनों की तुम देखोगे तो OB दोनों में आएगी, AOB में भी OB आ रही है और BOC में भी OB आ रही है, तो OB तो कॉमन आर्म हो गई दोनों की, OB दोनों में है। और नॉन कॉमन आर्म जो बैठी AOB की अब बची OA और BOC की बची OC। तो जब तुम OA से OC की तरफ मूव करते हो तो रास्ते में OB आ रही है, या तुम जब OC से OA की तरफ मूव करते हो तो रास्ते में OB आ रही है, इसका मतलब एडजेसेंट एंगल है। तो अगर दो कॉमन आर्म्स के बीच में नॉन कॉमन आर्म बिटवीन में लाइज करती है तब हम उसे ये सारी कंडीशन फॉलो होने के बाद एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। अब मैंने इतना टाइम क्यों दिया इस पे, तो भैया इसलिए दिया क्योंकि इसके ही सहारे से आगे की कहानी चलेगी। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो अब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का तो फिलहाल अभी हमारे पास यूज नहीं है, अब हम सप्लीमेंट्री को मिक्स करते हैं। तो मैंने जैसे अभी तुम्हारे पास एक एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, मैं वही एग्जांपल दोबारा से लेता हूं और मान लो कि मैं एक कंडीशन देता हूं कि जिसमें मेरे पास एक एंगल है, सपोज करो एंगल ये है मेरे पास AOB और इसका मेजरमेंट मैं ले लेता हूं 60 डिग्री। एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। अभी मेरे पास एक एंगल और था और ये मैं एक एंगल और बना देता हूं और इसका मैं नेमिंग कर देता हूं BOC और इसका मेजरमेंट में ले लेता हूं 120 डिग्री। अब अगर मैं देखता हूं तो यहां पे तुम्हें भी दिख रहा होगा कि कॉमन आर्म OB है, मींस ये एडजेसेंट एंगल्स है, पर दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, दोनों को ज्वाइंट कर दूं, तो जो कॉमन आर्म है OB जो मैंने अलग अलग लिखी है, अगर इसको एक ही कर दूं, क्योंकि ये तो सेम है दोनों में, तो हम इसको कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो तुम देखोगे ये फिगर कुछ कुछ इस तरह से बन जाएगी, ऐसी फिगर बनेगी। अगर मैं इस OB को कंबाइन कर दूं OB, तो ये जो OA OB और ये C ऐसी आएगी, C इधर आ जाएगा, ठीक है। तो AOB तुम्हारा हो गया 60 डिग्री का और BOC ये तुम्हारी घूम जाएगी, क्योंकि ये OB को ऐसे राउंड अप लोगे तो ये नीचे की तरफ, इसको तुम ऊपर उठाओगे इसके ऊपर लाने के लिए, तो इसको ऊपर उठाओगे तो ये अपने आप नीचे डाउन हो जाएगी, तो ये बिल्कुल फ्लैट आ जाएगी। और तुम इस केस में देखोगे कि तुम्हारे दोनों एंगल्स जो है ये सप्लीमेंट्री हैं, और जब तुम दो सप्लीमेंट्री एंगल्स को आपस में ज्वाइंट करोगे किसी आर्म को कॉमन करके, तो ये एडजेसेंट एंगल्स बन जाएंगे। और जब ये एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो उस केस में तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं OA और OC, इनको अगर तुमने ज्वाइन कराया तो ये इस कंडीशन पे आ जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट लाइज करेंगे, तो इसका मतलब जब ये अपोजिट लाइज करेंगी तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। यानी दो रे अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं और उनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मानी जाती है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इनकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये हुई। इसके अलावा एक हमारे पास प्रॉपर्टी और भी है इसमें जो हम यूज करेंगे, और वो प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हम इसका रिवर्स केस डालें, इसको उल्टा सोचें, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और बनती है, और वो ये बनती है कि अगर हमने सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन ले ली और इस स्ट्रेट लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया O, लाइन का नाम मैंने डाल दिया मान लो AB। अब इस पे कोई भी मैं रे अगर डालता हूं O पॉइंट पे, तो ये सीधी सी बात है तुरंत दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो जाएंगे, एंगल AOC और एंगल BOC, ये दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे।
लेकिन अगर ये एडजेसेंट एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म है अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाइज कर रही है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता कि ये कितने डिग्री का, ये कितने डिग्री का, हमें कुछ नहीं पता। बट हमें अगर ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन थी तो कंपलसरी अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है या AOB इज अ लाइन तो इसका मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC का सम 180 डिग्री होगा। और इसी चीज को हम मिला के बोल देते हैं लीनियर पेयर एक्सियम्स। लीनियर पेयर की एक्सियम्स है ये, जैसे यूक्लिड्स की तुमने पीछे पढ़ी थी एक्सियम्स, उसी तरीके से लीनियर पेयर की एक्सियम्स कहलाती हैं दोनों की दोनों। एक्सियम 6.1 और 6.2। तो 6.1 तो ये है कि अगर मान लो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और उसमें एक रे स्टैंड करती है कोई किसी पॉइंट पे, तो उसके जो ये दोनों एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। और एक्सियम्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये बिना प्रूफ के हम यूज कर सकते हैं। हाँ, तुम प्रूव करना चाहो तो एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना, एक रे डाल देना और इस आजू बाजू के एंगल को प्रोटेक्टर से मेजर कर लेना और फिर इनको ऐड करके देखना 180 आ जाए, तभी तो ये एक्सियम है, क्योंकि एक्सियम्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। इसी तरीके से एक इसका रिवर्स है और रिवर्स है एक्सियम 6.2 और ये तुम्हें एक्सियम लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में यूज होंगे। और ये दोनों मिला के बोली जाती है लीनियर पेयर एक्सियम्स। तो लीनियर पेयर एक्सियम्स में क्या आएगी, दो प्रॉपर्टी आएंगी। पहली प्रॉपर्टी ये वाली है कि अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज ए लाइन, देन एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये स्ट्रेट लाइन गिवन है तो ये जो इसके ऊपर एक रे स्टैंड करेगी उसके जो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बनेगा उसका सम 180 होगा, यानी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये है एक्सियम 6.1। और एक एक्सियम 6.2 ही वो इसका रिवर्स है कि अगर हमें दो एडजेसेंट एंगल्स मिल जाते हैं, कैसे भी दो एडजेसेंट एंगल्स हमें मिल जाए और इनका मेजरमेंट हमें पता हो कि मान लो ये एंगल 60 डिग्री, चलो बहुत देर हो गई 60 लेते थे, 80 डिग्री कर देता हूं, ये एंगल 80 डिग्री का हो और ये एंगल 100 डिग्री का हो और यहां पे मान लो AOB और यहां पे मान लो C। तो अगर तुम्हारे पास ये गेम बनना है कि इफ AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, इनका सम 180 डिग्री है, तो जो इनकी कॉमन आर्म है वो तो OC है, तो नॉन कॉमन है OA और OB। तो ये जो OA और OB है अगर तुम इनको देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी, यानी AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन में होंगी अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स है ये सप्लीमेंट्री होंगी। तो कुल मिला के ये हमारी दो एक्सियम्स हैं 6.1 और 6.2। अब आता है इसके बाद फाइनली हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी और हमारी नेक्स्ट थ्योरम लास्ट, वो है थ्योरम 6.1। लेकिन उसके लिए पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमने किसी प्लेन में अगर दो लाइन ड्रॉ करी है तो दो लाइन अगर हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो उनकी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, वन इज पैरेलल लाइन एंड अदर वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो अगर हम आंख बंद करके किसी भी प्लेन में दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर लाइंस आर पैरेलल और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दो ऑप्शन बनेंगे। तो वैसे तुम लोगों को बचपन से जो पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि जिनको प्रोड्यूस करने पे कभी मिलते नहीं है वो पैरेलल लाइन होती है, जिनको आगे प्रोड्यूस करते रहो इंडेफिनेटली, क्योंकि यूक्लिड्स का पोस्टुलेट है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, कितना प्रोड्यूस करते रहो ये कभी मिलेंगे नहीं। या फिर एक और डेफिनेशन है इसकी
कि इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, कहीं भी इनका डिस्टेंस नापो वो सेम आएगा, ये डिस्टेंस नाप लो। तो जिनका डिस्टेंस हर जगह सेम रहता है वो भी पैरेलल लाइंस में आती है। इसके बाद एक ऑप्शन और है हमारे पास, वो है क्योंकि किसी भी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यानी कोई भी लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करती है, तो तुम देखोगे कि इन दोनों लाइंस का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। यानी जिन लाइंस का कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, नो कॉमन पॉइंट, वो कहलाती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस यानी पैरेलल लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट। और इस केस में जो इंटरसेक्टिंग का ऑप्शन होता है उसमें देखोगे कि ये जितने भी पॉइंट्स लाइन के होंगे तो एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो इस लाइन पे भी लाइज करेगा एल पे, और वो एम पे भी लाइज करेगा, यानी दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। और जहां वो कॉमन पॉइंट होगा वही उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक कॉमन पॉइंट होता है, वन कॉमन पॉइंट। तो जिन लाइंस का एक पॉइंट कॉमन होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और कभी भी दो लाइन का एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, यानी दो लाइन एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती हैं। तो इन दोनों लाइंस का एक यूनिक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो थ्योरम आती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये थ्योरम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड थ्योरम्स? तो एक्सियम्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ व्हिच यूज विदाउट प्रूफ, नीड्स नो प्रूफ, यानी कि जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती, जिनको हम बिना प्रूफ के यूज कर सकते हैं, वो एक्सियम्स होते हैं। बट थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट व्हिच नीड्स ए प्रूफ, या विच यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। वैसे तो एक्सियम्स का भी यूज हम बाकी चीजों को प्रूव करने में कर सकते हैं, पर थ्योरम्स आर द प्रूवन स्टेटमेंट्स, यानी जो प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं उनको हम थ्योरम्स बोलते हैं, और इनको हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो अब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इससे जो ये एंगल फॉर्म होंगे, चार एंगल फॉर्म होंगे। ये एक एंगल ये होगा 1, एक ये होगा 2, एक ये होगा इन दोनों रे के बीच में 3, और एक इन दोनों रे के बीच में 4। तो ये चार एंगल टोटल बनेंगे अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इन चारों एंगल्स में हमेशा एक कनेक्शन होता है, चाहो तो कभी भी घर पे करके देख सकते हो। प्रोटेक्टर से नाप के देखोगे तो आमने सामने के जो एंगल होंगे 1 = 3 होगा और 2 = 4 होगा, और यही एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को O पॉइंट में मिल रही है, तो ये जो चार एंगल फॉर्म होंगे, ये आमने सामने के एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, और इनका नाम होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये है हमारी थ्योरम 6.1। और थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी है। अब मैं तुम्हें इसका प्रूफ भी बता सकता हूं क्योंकि ये थ्योरम है। तो थ्योरम्स का प्रूफ होता है, एक्सियम्स का कोई प्रूफ नहीं होता। उसको चाहो तो बस एक्टिविटी से तुम चेक कर सकते हो। एक्टिविटी करो, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, और उसके लिए मैथमेटिक्स में लैब का प्रोसीजर होता है, उससे तुम करके दिखा सकते हो। मैथ भी तुम्हें करके दिखा सकता हूं, तो वो पेपर कटिंग से या फोल्डिंग से या एक्टिविटी मेथड से तुम उसको तुरंत प्रूव कर दोगे। अब थ्योरम्स को हम ऑन रिकॉर्ड प्रूव कर देते हैं। देखो मैं करके दिखाऊं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसके लिए नेसेसरी है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। ये तभी प्रॉपर्टी बनती है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक लाइन मैं ले लेता हूं AB, एक लाइन ले लेता हूं CD, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को O पॉइंट पे सपोज इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब तुम देखोगे तुरंत चार एंगल बन जाएंगे, 4 एंगल्स आर फॉर्म। एक तो एंगल ये बन गया 1, एक एंगल ये बन गया 2, एक एंगल ये बन गया 3, और एक एंगल ये बन गया 4। तो तुरंत ये चार एंगल हमारे फॉर्म हो गए। अब इसमें गिवन में कभी भी ये थ्योरम अप्लाई करनी है या प्रूव करनी है या स्टेटमेंट को भी देखोगे तो उसमें सबसे पहले गिवन होता है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी दो इंटरसेक्टिंग लाइन का होना जरूरी है। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई हमारी AB एंड CD। तो AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और हमें क्या प्रूव करना है? तो हमारे को दो ऑप्शन है, दो पेयर बनते हैं वर्टिकल अपोजिट के। एक तो 1 = 3 और एक 2 = 4। ये हमें प्रूव करना है।
तो इसका मैं एक पार्ट प्रूव करके दिखाता हूं, दूसरा पार्ट तुम कर लेना। पहला पार्ट करके दिखाता हूं 1 और 3। तो सबसे पहले तो 1 और 3 पे फोकस करेंगे। 1 ये है और 3 है। अब इनके साथ कोई कॉमन एंगल सेलेक्ट कर लो, या तो 2 कर लो या 4 कर लो, वो तुम्हारी इच्छा है, कोई भी कर सकते हो। तो मैं 2 कर लेता हूं। तो अब 1 और 2 को तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है AB। चाहे तो इसको अलग से सोचो ऐसे करके, ये A है और ये B है और एक ये रे है OC। इस तरह की फिगर को तुम्हें अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा। और इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर तुम चलते हो तो तुम देखते हो यहाँ पे मार्क है एंगल 1 और यहाँ पे मार्क है एंगल 2। और अभी मैंने तुम्हें ये बताई थी एक्सियम 6.1 कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे कोई रे अगर स्टैंड करती है तो ये एडजेसेंट जो एंगल्स बनते हैं इनका सम 180 होता है। तो सिंस AB इज अ लाइन, AB एक लाइन है, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये है एक्सियम 6.1। यानी सबसे पहला एक्सियम है कि अगर स्ट्रेट लाइन में एक रे स्टैंड करती है तो उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। और इसको मार्क कर लो फर्स्ट इक्वेशन। अभी तुम्हें आंसर में लाना था 1 और 3, तो 1 तो देखो आ गया, अब 3 लाना है, तो 3 के साथ फिर 2 को यूज करो। तो अब की बार देखो CD एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से इसकी फिगर सोच लो। CD एक स्ट्रेट लाइन है, DA CA ये O है, और एक रे जा रही है OB। वैसे तो 2 रे जा रही है, पर उधर की ना देख के इधर की देखो। OB एक रे जा रही है, इधर एंगल 2 फॉर्म हो रहा है और इधर एंगल 3 फॉर्म हो रहा है। फिर ये फिगर बन गई कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे स्टैंड कर रही है, तो इन दोनों एंगल्स जो एडजेसेंट बनेंगे इनका सम 180 होगा। तो सिंस CD इज अ लाइन, CD भी एक लाइन है, तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। फिर से ये हमने रिजल्ट लिया एक्सियम 6.1। अब तुमने पीछे जो 5th चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया है कुछ एक्सियम्स पढ़ाए। तो यूक्लिड का जो पहला एक्सियम था, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दोनों की RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगी, यानी 1 प्लस 2 इक्वल 2 प्लस 3। अब तुमने यहाँ पे एक एक्सियम और पढ़ी है, थर्ड एक्सियम है यूक्लिड्स की, कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो अब ये दो चीज इक्वल है, अगर इनमें से दोनों साइड से मैं एंगल 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट का मतलब कैंसिल, तो जो बैलेंस बचेगा 1 इक्वल 3 होगा। तो मैंने इस तरह से प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इसी से मेथड से तुम एंगल 2 और 4 को इक्वल दिखा सकते हो। 2 और 4 इनके साथ 1 को कॉमन कर लो, तो एक बार तो 2 प्लस 1 180 और एक बार 1 प्लस 4 180, और इसके बाद दोनों को इक्वल करके 1 कैंसिल हो जाएगा कॉमन वाला, 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आज ही मैंने तुम्हें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। अब कल से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो इतना इंट्रोडक्शन तुम्हें कवर करना है। थैंक यू।